तो आइए शुरुआत करते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण से। देखिए आज फाल्गुन महीने की अमावस्या भी है और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण जो है भारत में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए सूतक काल भी लागू नहीं होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि अगर हम देखें तो 4 घंटे 31 मिनट 4.5 घंटे रहने वाली है। दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक ये अवधि रहेगी। जानकारों के अनुसार अगर हम देखें तो सूर्य ग्रहण शाम 5:13 से लेकर शाम 6:11 के बीच में अपने पीक पर बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा अपनी छाया से सूर्य के एक बड़े हिस्से को ढक लेगा और चंद्रमा के चारों ओर एक पतली चमकदार रिंग देखने को मिलेगी जो हीरे की अंगूठी की तरह बिल्कुल नजर आएगी, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए विदेश में भारी संख्या में लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला है, लेकिन ग्रहण काल के दौरान की गई पूजा पाठ फलदायी जरूर बताई जाती है। क्योंकि तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं किस प्रकार की खगोलीय घटना का दीदार करेंगे आज तमाम लोग। हालांकि भारत में पहले सूर्य ग्रहण की झलक हमें देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे में सूतक भी नहीं लगेगा, लेकिन कई देशों में इसको सीधे देखा जा सकता है और ऐसे में तमाम लोग जुटते हैं इस खगोलीय घटना को देखने के लिए और प्रत्यक्ष रूप से इसको देखते हैं। देखिए दुनिया भर के तमाम हिस्सों में इसका असर जरूर पड़ेगा। आसमान में जब सूरज नजर नहीं आएगा, उसका तेज चांद के पीछे छिप जाएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। सूरज की रोशनी गोल किनारों पर इतनी दिखेगी कि आसमान में आग का छल्ला बन जाएगा। तब दुनिया देखेगी साल का पहला सूर्य ग्रहण और ठीक ऐसा ही अद्भुत नजारा। दोपहर 3:26 पर सूर्य ग्रहण आरंभ होगा, जबकि ग्रहण का समापन 7:57 पर होगा। अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव नजर आएगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसीलिए सूतक काल के नियम भी भारत में लागू नहीं होंगे। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इस कारण से इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है। इसलिए यदि हम एकांत भाव से मंत्र जप करते हैं इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो उसके ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा और मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा, इसीलिए इसका सीधा असर भी यहाँ नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसका असर व्यापक होता है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है। बेशक सूतक नहीं लगने से मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण के आमतौर पर जो प्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए उपाय जरूर करने हैं। जानकारों के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान सूर्यदेव या शिव जी के मंत्र का जाप करें, चाहे तो गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है और ग्रहण के बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। फागुन अमावस्या के दिन स्नान और दान का भी विशेष धार्मिक महत्व है। ये तिथि खास तौर पर पितरों के निमित्त संस्कारों के लिए समर्पित है। इस दिन आप स्नान के बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध, कर्म आदि कर सकते हैं। फागुन की अमावस्या और उसी दिन सूर्य ग्रहण, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण कई वजहों से खास माना जा रहा है। पहली बात तो ये कि ये ग्रहण कुंभ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। इस तरह 64 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है जब कुंभ राशि में सूर्य और राहु एक साथ होंगे। 37 साल बाद ऐसा होगा जब कुंभ राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे, यानी सूर्य के साथ शुक्र, राहु, चंद्रमा और बुध सभी कुंभ राशि में होंगे। इसका असर कई राशियों के लिए बहुत शुभ हो सकता है, तो कुछ राशियों के लिए ये चुनौती लेकर भी आ रहा है।
जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देने से इसका प्रभाव तो भारत पर नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव कम से कम 3 महीने तक रह सकता है। इसीलिए अगले 3 महीने ज्योतिष के नजरिए से बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जब कभी ग्रहण लगता है तो देश दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। जहां ग्रहण दिखता है वहां सूतक काल भी मान्य होता है और मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। तो आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण साथ साथ हैं। ये धार्मिक और विज्ञान के नजरिए से काफी अहम है। बिल्कुल गुंजन, देखिए ज्योतिष विदों की अगर हम बात करें तो वो भी ग्रहण पर अपनी खास नजर रखे हुए हैं। ये सूर्य ग्रहण जो है दोपहर 3:26 से शुरू हो जाएगा। शाम 7:57 तक लगेगा। कुल 4 घंटे 31 मिनट तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है। अंटार्कटिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। बिल्कुल, देखिए अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी ग्रहण देखने को मिलेगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण नजर नहीं आएगा। ऐसे में भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। भारत में आप पूजा पाठ समेत रोजाना के काम कर सकेंगे। 64 साल बाद ये दुर्लभ योग बन रहा है। 64 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है। बिल्कुल गुंजन, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कुंभ राशि में सूर्य और राहु साथ होंगे। सूर्य राहु की युति से ग्रहण योग बनने जा रहा है। बिल्कुल, बरसों बाद एक महासंयोग भी बन रहा है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। कुल मिलाकर ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन अलग अलग राशियों पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। तो आज देखिए अमावस्या भी है। इस खास मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास भस्म आरती भी की गई और अमावस्या पर स्नान दान का खास महत्व माना जाता है। आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जुटे और बाबा की आरती में शामिल हुए, साथ ही साथ पूजा अर्चना। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना के वक्त महाकालेश्वर मंदिर में किस प्रकार से भस्म आरती की गई। बिल्कुल प्रातः काल में आज विशेष भस्म आरती की गई। पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पूजा पाठ के साथ साथ रोजाना अलग तरीके से साजो सज्जा की जाती है, विशेष श्रृंगार किया जाता है सूर्य ग्रहण के मौके पर। तस्वीरें देखिए। देखिए, सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह दिखेगा। अब आपको बताते हैं क्या है रिंग ऑफ फायर। जब पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है चंद्रमा, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इसमें सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा ढक नहीं पाता। ऐसे में सूर्य का बीच वाला हिस्सा काला दिखाई देता है। सूर्य के चारों तरफ रोशनी की पतली चमकदार गोलाई बन जाती है। चमकदार घेरा आग की अंगूठी जैसा गोल दिखाई देता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं। वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य का बीच वाले हिस्से को चंद्रमा ढक लेता है। इस तरह सूर्य एक रिंग की तरह नजर आने लगता है और यही रिंग ऑफ फायर कहलाता है। देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण दिखने जा रहा है। अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में भी ग्रहण लगेगा। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा। ऐसे में भारत में सूतक काल भी लागू नहीं होगा। लेकिन मान्यता यह है कि ग्रहण काल में की गई पूजा पाठ फलदायी होती है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान क्या करें, रिपोर्ट देखिए। फाल्गुन की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की छाया। कुंभ राशि में लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर दिखेगी रिंग ऑफ फायर की घटना। भारत में नहीं दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। ज्योतिष शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है।
माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे से अधिक समय का होगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें रिंग ऑफ फायर दिखाई देगा। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, इसका असर व्यापक होता है। जब भी सूर्य को ग्रहण लगता है तो सूतक काल लग जाता है, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब भारत में ये दिखाई ही नहीं देगा तो सूतक के नियम भी मान्य नहीं होंगे। इसीलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि इस समय अगर ईश्वर की उपासना की जाए तो ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। अगर सूर्य ग्रहण के परिणाम शुभ नहीं है तो क्या उपाय करें? सनातन संस्कृति में फाल्गुन अमावस्या का दिन स्नान और दान के लिए उत्तम माना जाता है। ये तिथि पितरों के निमित्त संस्कारों के लिए समर्पित है। इस दिन आप स्नान के बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध कर्म आदि कर सकते हैं। इससे आपके पितर खुश होंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। तो आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, ज्योतिष में बताए नियमों का पालन करके सूर्य ग्रहण की छाया से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सूर्य ग्रहण को लेकर सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म ग्रंथों या पुराणों में तमाम बातें कही गई हैं। सूर्य ग्रहण लगने से धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान शुभ कार्य, पूजा पाठ और खाने पीने से लेकर कई तरह की पाबंदियां बात कही जाती है ऐसी। लेकिन ऐसे में ग्रहण के दौर में क्या क्या सावधानी हमको बरतनी है, ये हम आपको दिखाते हैं। वाचा और कर्म से, मन, वचन और कर्म से सात्विक तथा सकारात्मक रहना चाहिए। भोजन में भी जो नियम निषेध हैं कि भोजन नहीं ग्रहण करना है, पानी नहीं ग्रहण करना है, तो पूर्णता के साथ इसका अनुपालन करना आवश्यक होता है। दूसरी बात, किसी के लिए भी बुरे विचार मन में नहीं आने देना है। साथ ही साथ इस अवधि में यदि अपने इष्ट देव को याद करते हैं, इष्ट देव के मंत्र का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जप करते हैं, तो उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि यह ऊर्जा का एक लेवल बढ़ जाता है। जब ऊर्जा का बहुत लेवल हमारे इर्द गिर्द आस पास बढ़ जाए या बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे विचार हमारे होंगे उसी की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में होती है। बंद रहते हैं तो मंदिर जा नहीं सकते, तो आप पवित्र होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के ग्रहण काल में घर के किसी पवित्र जगह पर, पवित्र आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला लेकर के भगवान शिव के किसी मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु के किसी मंत्र का जप करें, चाहे वह शिव जी का मंत्र हो महामृत्युंजय मंत्र, अथवा ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का, चाहे ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का, चाहे जिस भी मंत्र को, चाहे ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इन मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान यदि मंत्रों की जप आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूर्ण योग के साथ करते हैं, तो उसमें ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा की व्यापकता बढ़ जाती है और आपके जीवन में सकारात्मक गति आरंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें और क्या ना करें, इसकी चिंता तो हम सभी को रहती है। हालांकि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन खास उपायों को ग्रहण काल में फलदायी माना गया है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव अशुभ हैं तो क्या करें? ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप करें। ग्रहण के बाद अवश्य ही स्नान करें। सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान शुभ होगा। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य ग्रहण के काल में ध्यान किया जाए तो किसका किया जाए? ज्योतिष इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। ग्रहण के समय भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य और महादेव की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में इन देवों की उपासना के लिए विशेष मंत्र भी दिए गए हैं।
अच्छा रहेगा। अभी बोर्ड्स का हमारा पहला ही दिन है तो थोड़ी सी मतलब घबराहट तो हो रही है, पर जितना पढ़ के आए हैं उससे तो कॉन्फिडेंस है कि अच्छा ही जाएगा। थोड़ा तो मतलब डर लग ही रहा है क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम है, फर्स्ट टाइम लाइफ में दे रही हूँ और फर्स्ट ही मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा तो डर लग ही रहा है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाएगा। बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, डर तो लगेगा, लेकिन अब अपना बेस्ट करना है और जो रिज़ल्ट आएगा वो तो आएगा ही। भगवान का नाम लेके एग्ज़ाम दूंगी। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पेड़ों की पाठशाला में, जहां बच्चों को कुदरत से जोड़ने की कोशिशें की जा रही है। पाठशाला लगी है दिल्ली के किदवई नगर में। इस पाठशाला में बच्चों को पेड़ पौधों और मिट्टी के बारे में जानकारी दी जाती है। सिर्फ वीकेंड पर लगने वाली इस पाठशाला में बच्चों को कुदरत से जुड़ी कुछ बेशकीमती सीख मिल रही है। कुदरत की गोद में यहाँ लगी है पेड़ों की पाठशाला। यहाँ किताबें नहीं बल्कि पेड़ पौधे और मिट्टी की ज्ञान का भंडार है। ये कोशिश है IRS अधिकारी मोहित मेहरा की, जिन्होंने नई पीढ़ी को कुदरत के साथ जोड़ने के लिए पिछले साल इस पाठशाला की शुरुआत की थी। ऑफ ट्रीज में हम आपको आज लेकर आए हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें ही नजर आने वाली है। पेड़ पौधे नजर आ जाएंगे, नन्हे बच्चे आपको बहुत सारे बैठे हुए नजर आएंगे और सिर्फ यहाँ पे कोई किताबें आपको नजर नहीं आएगी किसी तरीके की। आपको यहाँ पर स्कूल नहीं है, क्लासरूम नहीं है, बस दरी पे बच्चे बैठे हैं मिट्टी के साथ, गमलों के साथ, और किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा जाए, किस तरीके से पेड़ सांस लेते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें जो है इन बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती है। हमारे साथ रोहित मेहरा इस वक्त मौजूद है, जो कि पेशे से तो IRS ऑफिसर है, अधिकारी है। आमतौर पर आप इनको फाइलों के बीच, टैक्स से जुड़े मामलों के बीच जो है वो देखेंगे, लेकिन हर वीकेंड आप क्लास चलाते हो। और मैंने ये भी पढ़ा कि दिल्ली में पत्ते पतले क्यों होते हैं और पहाड़ों में पत्ते मोटे क्यों होते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके का डिफरेंस भी है। अब ये चीजें भी बच्चों को सिखाते तो क्या है, पहले शुरुआत इससे करूंगी। देखिए, हमारे बच्चों को बाकी जनरल चीजें पता होती हैं, ब्रांड्स पता होती हैं, सब कुछ पता होता है, पर जो हमारी जीवन का उद्गम है, पेड़ या पत्ते, वो नहीं पता। तो ये यही प्रयास है कि उनको दोबारा धरती माता से जोड़ना, पेड़ों से जिनको हम पूर्वज मानते हैं उनके साथ जोड़ना। तो यही हमारी मेरी और मेरी वाइफ का ही एम है कि हम बच्चों को पेड़ों के साथ जोड़ें, एनवायरनमेंट के साथ जोड़ें, पंच तत्व के साथ जोड़ें, मिट्टी के साथ जोड़ें। पिछले साल इस पाठशाला की शुरुआत की। यहाँ बच्चों को पौधे लगाने और उन्हें संभालने की सीख दी जाती है। यहाँ उन्हें पौधे के प्रकार और उनकी खासियत के बारे में भी बताया जाता है। हरियाली को बढ़ाने में इन बच्चों की हर छोटी से छोटी कोशिश को भी यहाँ सराहा जाता है। मिट्टी देखनी है कि लाइक वो किस बेस पर है, वो ठीक है, नॉर्मल है या फिर थोड़ी खराब है। तो पहले हम अपनी मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो हटाएंगे, देन वो अगर सॉफ्ट हो जाएगी फिर उसमें हम अपना एक बिया कुछ भी डाल सकते हैं, बीज वगैरह जिसमें जो हमें उगाना है, फिर आप उसको उसमें डालो और देन फिर पानी वगैरह डेली वाइज पर दो, फिर वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और हमें अंकल ने एक और चीज़ सिखाई है कि हम इसे सेल भी कर सकते हैं। आप घर से करके लेकर आना ही है। और वही जब हम यहाँ पे, जब अंकल जी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमें पेड़ों की पाठशाला में जब हमें आना होता है, अंकल हमें समझा देते हैं। ये नहीं है कि एक टाइमिंग फिक्स है कि 3 से 5 ही आना है, ये नहीं। हम रात में अगर इसकी हम 9 बजे भी आते हैं तो अंकल हमें खुशी खुशी समझाते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे करना है। वीकेंड पर पेड़ पौधों के बीच बिताए कुछ घंटे इन बच्चों को कुछ अनमोल सीख दे जाते हैं। ऐसी सीख जो इन बच्चों को जिंदगी सुधारने के साथ साथ कुदरत को सहेजने के लिए भी बेहद अहम है। दिल्ली से मनीषा लाडा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मैदानों को गर्मी का एहसास होने लगा है, मगर पहाड़ अभी
पूरी तरीके से बर्फ की चपेट में है। वहाँ अभी भी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फ की चादर देखने को मिल रही है, जबकि गुरेज में स्नो क्रिकेट का रंग तमाम देखने को मिल रहा है। वहाँ पर बर्फ की मोटी चादर पर खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, तो वहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में फिर बर्फबारी देखने को मिली। बर्फबारी से सड़कें और पेड़ पूरी तरीके से ढके हुए हैं और तमाम सैलानी जो है मौज मस्ती करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज और कल पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, तो मैदानों में बारिश की संभावना है। बर्फ से लकदक पहाड़ों के ये खूबसूरत नज़ारे कश्मीर के अलग अलग इलाकों के हैं और बर्फ से ढके इन पहाड़ों पर जब धूप पड़ती है तो नज़ारा कहीं ज्यादा मनोरम हो जाता है। सोनमर्ग से लेकर डोडा की वादियों में ऐसी ही खूबसूरत छटा देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सुहाना बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर्यटकों की भी अच्छी आवक देखी जा रही है। श्रीनगर में डल झील में शिकारा की सवारी के साथ ही पर्यटक यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। इसी तरह नॉर्थ सिक्किम के थुमथांग वैली में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है, जिससे यहाँ की छटा और ज्यादा निखरी हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ अभी स्नोफॉल का सीजन नहीं है, लेकिन जिस तरह यहाँ बर्फबारी देखने को मिल रही है वो पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। इसका लुत्फ उठाने के लिए सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी जैसी आसपास की जगहों से पर्यटक थुमथांग वैली का रुख कर रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। पहाड़ों का मौसम जहां सुहाना बना हुआ है, वहीं मैदानी इलाकों में फरवरी में ही दिन के वक्त गर्मी का अच्छा खासा असर होने लगा है। देश के आधे से ज्यादा राज्य में इस वक्त तापमान सामान्य के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सुबह और शाम की हल्की ठंड जरूर है, लेकिन दिन के समय लोगों को तेज धूप का एहसास हो रहा है। लेकिन इसी बीच मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो जल्द दस्तक देगा। इस पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज और कल 2 दिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश का भी अनुमान जताया गया है। वेस्टर्न हिमालय रीजन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए हमारा रेनफॉल का उम्मीद है, तो जनरली अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए हमारा यही है को लाइट रेनफॉल, स्नोफॉल रहने का अनुमान है। उसके साथ ही प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान वहाँ 17 को और साथ में 18 को रहने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली की बात करें या वेस्ट यूपी या नॉर्थ एमपी की वहाँ 18 को रहने का अनुमान है। वो ओवरऑल जहाँ रेनफॉल हल्का फुल्का रह सकता है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का अनुमान है। 2 दिनों 17 और कल 18 फरवरी को छोड़ दें तो उसके बाद तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहने के आसार हैं। अभी क्या है कि जो दिन के टेम्परेचर्स हैं काफ़ी बड़े हुए हैं, 4 से 5 डिग्री अब नॉर्मल्स हैं। अब जैसे ही ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है या रेनफॉल होती है, जहाँ कहीं पे नहीं होती तो क्लाउडी तो रहेगा, उसके कारण जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स है उसमें टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा और मिनिमम टेम्परेचर वो सामान्य के पास ही हैं, लेकिन वो 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकते हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो एक टेम्परेरी रिलीफ रहेगा 17-18 को। अदरवाइज जो दिन के टेम्परेचर है वो सामान्य से ज़्यादा ही रहने का अनुमान है। देश के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के ही आसार बने हुए हैं। अगर बात गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ पर तापमान जो है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है और एक हफ्ते कुछ इसी तरीके से माहौल जो है मौसम का वहाँ पे रहने वाला है। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को में भारी बर्फबारी के बीच चीनी नववर्ष का जश्न मनाया जा रहा है। मॉस्को में रहने वाले लोग और पर्यटकों ने चीनी नववर्ष सेलिब्रेशन का हिस्सा वो बने। सड़कों पर खास सजावट, लाइटिंग की गई, तरह तरीके के रंगीन पोशाक देखने को मिली, सांस्कृतिक कल्चर पूरी तरीके से देखने को मिला। तस्वीरें मॉस्को से।
खाटू श्याम के दरबार में लगने जा रहा है फाल्गुनी मेला, जी हाँ, जिसको लेकर जोर शोर से तमाम तैयारियां चल रही हैं। खाटू श्याम मंदिर समिति के अनुसार इस बार जो है मेले में कुछ विशेष रंग देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। खाटू धाम भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर को लेकर मान्यता है कि सच्चे मन से जो यहाँ आता है बाबा श्याम उसकी सभी कष्ट दूर कर देते हैं। भक्तों की इनमें अगाध आस्था है, इसीलिए यहाँ बाबा के दर्शन के लिए उनकी भीड़ भी लगी रहती है। इन दिनों खाटू श्याम मंदिर में फाल्गुनी मेले की तैयारियां चल रही हैं। इस बार मेले को लेकर मंदिर में भक्तों को बाबा श्याम के साथ सभी भगवानों के दर्शन होंगे, जिसके लिए उनकी छवि तैयार की जा रही है। साथ ही प्रतिदिन बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार भी किया जाएगा, जिसके लिए देश विदेश से फूल मंगवाए जा रहे हैं। 21 से 28 फरवरी तक चलने वाले इस फाल्गुनी मेले में 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। 450 के करीब CCTV होंगे, जिसमें पूरा एंटायर टाउन और मेला परिसर अंडर सर्विलांस होगा। हर जगह कैमरे होंगे, एंट्री एग्जिट पे कैमरे होंगे, पार्किंग्स पे कैमरे होंगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जो अंडर सर्विलांस नहीं होगी। सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता है कि श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और उनकी सुरक्षित यात्रा, ये हमारी प्रायोरिटी है। 20 तारीख से नो व्हीकल जोन हो जाएगा खाटू कस्बे में, और मेला 21 तारीख से शुरू है। तो रिंगस से जो खाटू मार्ग है वो 21 तारीख से 20 तारीख की रात से नो व्हीकल जोन हो जाएगा, जिस पे सिर्फ श्रद्धालु पद यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। CCTV कैमरों के अलावा मेले में 5000 पुलिसकर्मी, निजी गार्ड, PAC, होम गार्ड सहित अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। सभी एंट्री और एग्जिट रास्तों पर 40,000 वाहनों के लिए 4 से 5 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रशासन भी फाल्गुनी मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। एक्स्ट्रा सर्विस लाइन लगाई है और हमने और मेडिकल कैंप्स और प्लस खाने पीने जैसे बिस्किट, टॉफीज और जो भी मेडिकल कैंप्स होते हैं वो हमने प्रोवाइड करे। वो हमने चारण में भी एज करें। चारण में हमने ज़्यादा करें क्योंकि उसमें सर्विस लाइन जो है वो 2 फ्री हैं, तो उसके लिए हमने पहले करी है। उसके बाद 40 फीट आती है, 40 फीट के बाद मंजिल 75 फीट आता है। उसके बाद वहाँ पर बाबा का श्रृंगार वहाँ स्टार्ट होगा और पूरा मंदिर के एग्जिट तक श्रृंगार रहेगा बाबा का। वहाँ से एंट्री, फिर मंदिर के अंदर बाबा का भव्य श्रृंगार है। इस बार सर श्रृंगार की ये है कि हर जगह से फूल मंगाए जा रहे हैं, कलकत्ता और बेंगलोर से। प्लस ये है कि हमारा इस बार सारे भगवानों को आशीर्वाद देने के रूप में ही हम पूरा थीम रखी हुई है हमारी। फिलहाल मंदिर में मेले को लेकर सजावट का काम चल रहा है, जिसमें पिछले 10 दिनों से 50 से ज्यादा कारीगर जुटे हुए हैं। सीकर से हिमांशु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में, जहां एक से बढ़कर एक प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। इस आयोजन में प्रसिद्ध चीनी गायक, अमेरिका के जॉन लीजेंड और फ्रांस के हेलन रोलेस समेत कई विदेशी गायक लोकप्रिय गाने गाएंगे। यह आयोजन चीनी में नए साल के अवसर पर होता है। यहाँ नया साल वसंत उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये चीनी संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे 2024 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है।